गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में विषय है हमारा शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मापन के कार्य। मापन के कार्य ये हमारा पार्ट 2 है। पूर्व के कक्षा में हमने देखा था कि मापन के कार्य क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा भविष्यवाणी और तुलना करना कि किस प्रकार हम मापन करके भविष्यवाणी कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था किस प्रकार एक शिक्षक भविष्यवाणी करके बता सकता है कि बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है, हम उसका मापन कर सकते हैं। अगर कोई छात्र विज्ञान विषय में अच्छा है तो हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये इस बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए। तो हम भविष्य के आधार पर बालकों को अभिप्रेरित करते हैं। फिर हमने देखा था तुलना करना। तुलना करने के अंदर हमने देखा था कि हम व्यक्तियों में, समूह में और विद्यार्थियों में, कक्षा में हम तुलना करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया कि हम जैसे ए ग्रुप है, अगर वह अच्छा कार्य करता है तो हम उसकी तुलना बी ग्रुप से करते हैं कि भाई ए ग्रुप बहुत ही अच्छा है। या कोई विद्यार्थी में हम तुलना करते हैं कि ये गणित में अच्छा है, ये विज्ञान में अच्छा है, या गणित में उससे अच्छा ये छात्र है। तो हम इस प्रकार मापन के द्वारा हम तुलना करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है निर्देशन, परामर्श तथा निर्देशन। परामर्श एंड तथा निर्देशन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मापन के द्वारा हम छात्रों को समय समय पर परामर्श और निर्देशन देते रहते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि परामर्श जब एक बालक अध्ययन के बाद जब अपने व्यवसाय को चुनता है तो एक शिक्षक को समय समय पर छात्रों को परामर्श या निर्देश देने चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक को पता होता है कि हमारे द्वारा दिए गए परामर्श निर्देशन का बालक पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा और पढ़ने पर वह अपने व्यवसाय को चुनने के लिए अभिप्रेरित हो सकेगा। तो अगर हम देखें तो परामर्श निर्देशन का कार्य भी कौन करता है? मापन करता है। मापन करता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम छात्रों की रुचि, इसमें हम छात्रों की रुचि, अभियोग्यता, इसमें हम छात्र रुचि, अभियोग्यता या हम कहें शारीरिक क्षमता, बुद्धि आदि के अंतर्गत हम छात्रों को ध्यान में रखकर व्यवसाय चुनने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। क्योंकि शिक्षक को पता होता है कि हमारे छात्र की रुचि क्या है, उसकी शारीरिक क्षमता के उसके अकॉर्डिंग हम छात्रों को आगे बढ़ने के निर्देशन परामर्श देने का हम प्रयास करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निदान। अब हम देखते हैं कि शिक्षा तथा जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालक की जो कमजोरियां, दुर्बलता, इसमें क्या आ जाएगा? हमारी कमजोरियां, इसके अंतर्गत हम
तो इसके अंतर्गत हम छात्र की जो कमजोरियां होती है, दुर्बलता होती है, या हम कहें समस्याएं होती है, उनका निदान किया जाता है, किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम मापन के द्वारा जो बालक है उसमें के अंतर्गत अगर कोई कमजोरी है, कोई दुर्बलता है, कोई समस्या है, तो हम एक शिक्षक द्वारा उसका निदान किया जाता है, जो कि हम मापन के द्वारा ही करते हैं। उन दुर्बलताओं, उन कमजोरियों या उन समस्या को निराकरण करके हम छात्रों को आगे व्यवसाय चुनने के लिए अभी प्रेरित करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो निदान परीक्षाएं भी बालकों की ली जाती है, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि जब एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है और शिक्षण कार्य के दौरान अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानियां कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो निदान परीक्षाएं करवानी चाहिए, ताकि हम बालकों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करके उसका उपचार करने में सफल हो सके। तो ये था निदान। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है संशोधन। अब हम देखते हैं कि मापन के द्वारा समय समय पर संशोधन कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बालक की समस्याएं होती है उनके आधार पर जो अध्यापक अनेक प्रकार के संशोधन करता है। अब संशोधन एक अध्यापक किसमें करेगा? अपने शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम में। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक शिक्षक को पता चल गया कि मैं जो शिक्षण पद्धति से पढ़ा रहा हूँ और छात्र को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव लाए। अगर वह अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव लाएगा तभी छात्रों को शिक्षण कार्य समझ में आने लगेगा। तो एक शिक्षक क्या करेगा कि समय समय पर छात्रों की समस्याओं को सुनकर वह अपनी शिक्षण पद्धति में और वह अपने साथ पाठ्यक्रम में बदलाव लाएगा, यानी संशोधन करेगा। तो ये था संशोधन। अब जो लास्ट है हमारा अनुसंधान तथा शोध कार्य। अब हम देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है और शैक्षणिक शोध के लिए मापन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मापन के द्वारा अनुसंधान और शोध कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि अनुसंधान और शोध कार्य में कि इसमें हम मापन के द्वारा ही आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो समय समय पर एक शिक्षक द्वारा समय समय पर अनुसंधान व शोध कार्य भी मापन के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण।
अब हम देखते हैं कि मापन के द्वारा हम छात्रों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो प्रतिभाशाली है, बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, औसत बालक, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, अधिगम स्तर। अब हम देखें तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम प्रतिभाशाली जो बालक कौन से हैं, समस्यात्मक बालक कौन से हैं, उनकी मानसिक आयु क्या है, उनकी वास्तविक आयु क्या है, बाल अपराधी बालक कौन से हैं, और इसके साथ साथ छात्र किस प्रकार से अधिगम कर रहे हैं, कौन सा बालक विज्ञान विषय में अच्छा है, कौन सा बालक गणित में अच्छा है, कौन सा बालक अंग्रेजी में अच्छा है, और इसके साथ हम देखें तो कौन से बालक ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, तो वह हम वर्गीकरण के द्वारा हम मापन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। यानी वर्गीकरण का कार्य जो है वह कौन करता है, मापन करता है। तो मापन के द्वारा ही हम इस सब बालकों का पता लगा सकते हैं। तो ये था वर्गीकरण। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है, मापन के कार्यों का वर्णन कीजिए। मापन के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।